ये है हमारी रसोई। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में कढ़ाई पनीर, पूरी और खीर बना लेना। जेठानी जी, आप ऐसे रसोई बोल रही हैं? आप जैसी गरीब घर की लड़कियां ही इतनी छोटी रसोई में एडजस्ट हो सकती हैं। मेरे बस की नहीं इतनी छोटी रसोई में खाना बनाना। माँ जी, अब मैं अपनी पहली रसोई तभी करूंगी जब मुझे बड़ी रसोई मिलेगी। बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म तो कर ले, उसके बाद रसोई का काम तेरी गरीब जेठानी संभाल लेगी। और रही बड़ी रसोई की बात, तो हम मिडिल क्लास लोग इतने छोटे से घर में बड़ी रसोई कहाँ से बनवाएं? मेरे बस की नहीं है इतनी छोटी रसोई में पहली रसोई करना। मैं तो अपनी बड़ी रसोई में ही अपनी रसोई करूंगी। विनीता इतना बोलकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने पति से बड़ी रसोई की डिमांड करती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर विनीता अपनी पहली रसोई नहीं करती। जिसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है, माँ, आप तो जानती हैं ना कि विनीता अमीर घर से है। वो छोटे से घर और रसोई में और एडजस्ट नहीं हो पा रही भाभी की तरह। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बगल वाला जो बड़ा घर खाली है उसे रेंट पर ले लूं। वहां की रसोई भी बड़ी है। अब जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पर बहू को कह देना अपनी बड़ी रसोई में जाने के बाद अपनी पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर ले। आशा की मंजूरी लेने के बाद रवि और विनीता बगल वाले घर में किराए पर रहने लगते हैं, जहां अपनी बड़ी सी रसोई देखकर विनीता बहुत खुश होती है और रसोई की स्लैब, सिलेंडर, बर्तन आदि को देखकर खुद से कहती है, ये है मेरी रसोई। यहाँ मैं अपनी पहली रसोई में बनाऊंगी नॉनवेज और सब मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे। नॉनवेज सिर्फ तुम और मैं खाते हैं, मेरे घर वाले नहीं, इसलिए तुम कुछ वेजिटेरियन बना लेना अपनी पहली रसोई में। रवि के कहने पर विनीता वेजिटेरियन खाना बनाने के लिए मान जाती है, पर 2 दिनों तक अपनी रसोई के हर एक कोने की सफाई करती है, पर फिर भी उसकी सफाई खत्म नहीं हो पाती। जिसके बाद वो अपने लिए एक नौकरानी रखती है और नौकरानी के साथ मिलकर रसोई की दीवार, स्लैब, बर्तन, फर्श सबकी सफाई करती है और अपने ससुराल वालों को अगले दिन अपने घर पर बुलाने जाती है। माँ जी, कल मैं अपनी बड़ी सी रसोई में पहली रसोई करूंगी, तो आप पूरे परिवार के साथ आ जाना। वैसे मेरी गरीब जेठानी क्या कर रही हैं? अपनी रसोई की सफाई कर रही है। क्या रसोई की सफाई? जरा मैं भी तो देख कर आऊं। विनीता सुनीता की छोटी सी रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि सुनीता सफाई में लगी थी। उसके एक हाथ में डस्टर था तो दूसरे में बर्तन वाला जूना। वो एक डिब्बा रखती तो दूसरा गिर जाता, जिसे संभालने जाती तो फर्श पर रखा पानी ही बिखर जाता। ये सब देख हंसते हुए विनीता कहती है, जेठानी जी, आपकी तो छोटी सी रसोई है, साफ करने में दिक्कत हो रही होगी ना। एक सामान उतार रही है तो दूसरा गिर रहा है। मेरी तरह एक नौकरानी रख लो। विनीता, मेरी रसोई तुम्हारी रसोई जितनी बड़ी नहीं है। मैं अकेले अपनी रसोई संभाल सकती हूँ और एक दिन में ये सारा काम भी खत्म कर सकती हूँ मैं। छोटी रसोई का यही फायदा है। हाँ ठीक है, आपको आपकी छोटी रसोई मुबारक हो। मैं तो यहाँ बस आप सबको अपनी पहली रसोई के लिए बुलाने आई हूँ। विनीता अपनी पहली रसोई का इनविटेशन देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन पहली रसोई की रस्म करने के लिए वो किचन में जाती है और सामान ढूंढती है। आटा पास में रखा था, पर पूरियों के लिए तेल ढूंढने के लिए उसे बड़ी सी रसोई के दूसरे कोने में जाना पड़ता है, तो सब्जी के मसाले उसे रसोई के दूसरे कोने में ढूंढने पड़ते हैं। खाना बनाने के लिए उसे अपनी बड़ी रसोई में इधर से उधर सामान लेने के लिए चलना पड़ता है, जिससे वो थक जाती है। पर 3 घंटे में फाइनली खाना बन जाता है। वहीं पूरा परिवार भी खाना खाने के लिए आता है, पर किसी को भी विनीता के हाथों का बनाया हलवा, पूरी, राइस, कढ़ाई पनीर कुछ खाने में पसंद नहीं आता। इसे तुम खाना कहती हो? इससे अच्छा खाना तो मैं अपनी छोटी सी रसोई में बना लेती हूँ। जरा देख कर तो आऊं तुम्हारी बड़ी रसोई को। सुनीता अपनी अमीर देवरानी की रसोई में जाती है और उसकी बड़ी सी रसोई देखकर हैरान रह जाती है। रसोई बड़ी भी थी, जिसमें खड़े होकर आराम से खाना बना सकते थे। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनीता सभी के लिए रसोई में खाना बना रही थी और खाने की खुशबू और धुआं घर में भरने लगता है, जिस वजह से वो रसोई की खिड़की खोल देती है और मोहल्ले की एक पड़ोसन खुशबू सूंघकर सुनीता की ही रसोई में आ जाती है और यह खुशबू विनीता के घर में भी जाती है और वो सुनीता के किचन में उस पड़ोसन के साथ ही पहुंच जाती है, जहां पड़ोसन सुनीता से कहती है, बहू, आज तुमने भी अपने घर में नॉनवेज बना लिया। क्या खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाय तौबा तौबा आंटी, हम तो नॉनवेज का नाम भी नहीं लेते। मैंने तो कटहल की सब्जी बनाई है। देख ले छोटी बहू, तेरी गरीब जेठानी कटहल की सब्जी भी नॉनवेज की तरह बना रही है। आंटी जी फिक्र मत कीजिए, आज मैं अपनी बड़ी सी रसोई में नॉनवेज ही बनाऊंगी। अपनी गरीब जेठानी को नीचे दिखाने के लिए विनीता नॉनवेज लेकर आती है और रसोई की खिड़की खोलकर नॉनवेज बनाती है,
ताकि खुशबू मोहल्ले वालों तक के पास पहुंच सके। अब जब वो खाना बनाकर बाहर जाती है, पर खिड़की खुली रहने की वजह से रसोई में बिल्ली आ जाती है और वो सारा नॉनवेज नीचे गिरा देती है और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। कुछ देर बाद जब विनीता रसोई में आती है तो वो अपनी गंदी रसोई देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, मेरी ये बड़ी रसोई तो मुझ पर ही भारी पड़ रही है। इस बिल्ली की बच्ची ने पूरी रसोई गंदी कर दी। मुंह बनाकर फिर से विनीता रसोई की सफाई करती है। सुबह से शाम हो जाती है पर रसोई की चिकनाहट खत्म नहीं होती और वो पोछा लगाते हुए खुद से कहती है, इन गरीब लोगों का ही ठीक होता है। मेरी गरीब जेठानी अपनी छोटी सी रसोई में भी कितनी आराम से खाना बना लेती हैं और एक मुझे देखो, पूरा दिन सफाई करने में ही निकल जाता है। आज तो चिकन भी नसीब नहीं हुआ। जहाँ एक तरफ विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान हो रही थी, पर वहीं सुनीता भी अपनी छोटी रसोई में खाना बनाने से परेशान हो रही थी। बहू, सब्जी में नमक कम है, थोड़ा नमक तो लेकर आना। सही कह रही थी मेरी अमीर देवरानी। ये रसोई इतनी छोटी है ना कि सिर्फ खाना बनाने में बल्कि सामान रखने में भी दिक्कत है। एक सामान उतारो तो साथ में 4 सामान गिर जाते हैं और सफाई करने के लिए नीचे झुको तो टकला फूट जाता है। विनीता का ही सही है, इतनी बड़ी रसोई में आराम से खाना बनाती है और रोज रोज रसोई भी साफ नहीं करनी पड़ती होगी। बहू, कहाँ रह गए? अरे आज नमक लेकर आ जाओगी या हमारे खाने के बाद ही नमक लेकर आओगी? सुनीता जल्दी से नमक का डिब्बा लेकर बाहर जाती है और अपने सास ससुर को खाने में देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुनीता रसोई में खाना रखकर सास और पति के साथ हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी वहां किसी काम से उसकी अमीर देवरानी आती है और अपनी जेठानी को इतने आराम से खाना टीवी देखता देख उससे कहती है, जेठानी जी, रसोई में खाना रखकर आप इतनी आराम से टीवी कैसे देख सकती हो? खाना जलने का डर नहीं है क्या? वैसे भी आपकी रसोई इतनी छोटी है, अगर खाना जल गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे देवरानी जी, ऐसे कैसे खाना जल जाएगा? मेरी रसोई कोई 200 गज दूर थोड़ी ना है। अरे बहू, फिर से तुम दोनों अपनी अपनी रसोई का बखान करने लगी। बड़ी बहू, मैंने जो लड्डू बनाए थे छोटी बहू को दे दे। आशा के कहने पर सुनीता रसोई में जाती है और लड्डू लाकर अपनी देवरानी को लड्डू देती है और विनीता लड्डू लेकर अपने घर जाती है और लड्डू देख खुद से कहती है, लड्डू तो बहुत टेस्टी बनाए हैं जेठानी जी ने। एक काम करती हूँ, आज मैं भी मूंग दाल का हलवा बना लेती हूँ। वैसे भी रोज तो नॉन वेज ही बनता है, आज मूंग दाल का हलवा बनाकर उन्हें दूंगी खाने के लिए। फिर आएगा मजा जब जेठानी जी का मुंह बनेगा। इतना बोलकर विनीता गैस जलाकर कढ़ाई में घी डाल देती है और मूंग दाल ढूंढने लगती है। कभी ऊपर का ड्रॉर खोलती है तो कभी नीचे का ड्रॉर छानती है, पर उसे कहीं मूंग दाल नहीं मिलती। और जब मूंग दाल मिलती है तब तक कढ़ाई में सारा घी जल जाता है। उसके बाद विनीता दूसरी कढ़ाई गैस पर रखती है और जब ड्राई फ्रूट्स ढूंढती है तब तक उसका हलवा जल जाता है। रवि, इधर आओ। मैं परेशान हो गई हूँ अपनी बड़ी रसोई से। माँ जी से कहो कि अब से हम उनके साथ रहेंगे। हमारी इस बड़ी रसोई से तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी की छोटी रसोई है। उन्हें खाना बनाने में दिक्कत तो नहीं होती है। मैं तो यहाँ अपना ही रखा हुआ सामान भूल जाती हूँ और रसोई साफ करने में भी मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मैंने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। कितना अच्छा मौका मिला था। माँ जी ने खुद मुझसे कहा था कि रसोई जेठानी जी संभालेंगी और मैं घर के काम। अरे तुम परेशान मत हो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही घर आऊंगा तो मैं माँ से बात कर लूंगा। जहां विनीता अपनी बड़ी रसोई से परेशान थी तो वहीं घर में 4 मेहमानों के आने के बाद अब सुनीता भी अपनी छोटी रसोई से परेशान थी। इन सबको भी अभी आना था। दाल चावल सब्जी बन गई है, पर मैं रोटी कहाँ रखूं? रोटी रखने की तो जगह ही नहीं है और पूरा सिंक गंदे बर्तन से भरा है। घर में भी बर्तन नहीं है। काम करने में कितनी दिक्कत हो रही है। इतनी छोटी रसोई और लोग इतने सारे। आज तो मैं माँ जी से बात करके ही रहूंगी कि मुझे भी अपनी अमीर देवरानी की तरह बड़ी रसोई चाहिए। माना छोटी रसोई की आदत है मुझे, पर कुछ मौकों पर ये रसोई हद से ज्यादा छोटी लगने लगती है। दोनों ही अमीर गरीब देवरानी जेठानी अपनी बड़ी छोटी रसोई से परेशान हो जाती हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विनीता अपने पति के साथ अपने ससुराल आती है, जहां दोनों ही बहुएं अपनी रसोई को लेकर अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, देवरानी जी बिल्कुल सही कहती थी। ये रसोई तो बहुत छोटी है हमारे परिवार के हिसाब से। अब मुझसे भी इस रसोई में काम नहीं होता और मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए इतनी बड़ी रसोई मैनेज नहीं कर सकती। हम 2 लोगों के लिए वो रसोई बहुत बड़ी है। आशा, मुझे लगता है दोनों बहुओं की परेशानी अपनी अपनी जगह ठीक है। अब हमें छत पर एक मीडियम रसोई बनवा लेनी चाहिए जो हमारे परिवार के अकॉर्डिंग हो, न ज्यादा बड़ी हो न ज्यादा छोटी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, बस कुछ दिन और परेशानी झेल लो। पर छोटी बहू, तू तो नॉनवेज खाती है और हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। मैं अपनी रसोई में नॉनवेज नहीं बनने दूंगी। हाँ तो ठीक है माँ जी, हम नीचे की रसोई रहने देंगे। जब मुझे नॉनवेज खाना होगा मैं नीचे की रसोई में नॉनवेज बना लूंगी। हमारे ऊपर की रसोई में वही बनेगा जो सब खाएंगे।
अपनी दोनों बहू की परेशानी देखकर विनोद और आशा बीच का रास्ता निकालते हैं और 1 महीने के अंदर वो अपनी छत पर एक अच्छी सी रसोई बनाकर अपनी दोनों बहू की प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं। अब एक रसोई में दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं और सबको खिलाती हैं। लंबे बाल वाली देवरानी दरवाजे पर खड़ी है, जिसकी सास आरती उतार रही है, पर वहीं दूसरी ओर 2 गंजी जेठानी झूम झूम कर नाच रही हैं। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी देवरानी को देख। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। सही कहा शीला तुमने, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे पागल हो गई हो क्या तुम दोनों अपनी देवरानी देखकर जो नीचे जा रही हो? लग तो ऐसा रहा है भाई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दरवाजे पर खड़ी अपनी लंबे बाल वाली देवरानी को देख दोनों गंजे जेठानी इतनी खुश हो रही थी? आखिर कौन से सपने सच करवाने वाली हैं वो दोनों अपने लंबे बाल वाली देवरानी से? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। माँ प्लीज मान जाओ, काव्या बहुत अच्छी लड़की है। हाँ माँ जी, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। देखिए ना कितनी सुंदर है और उसके बाल कितने ज्यादा लंबे हैं। मुझे तो लगता है हमारे देवर के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगी। माँ जी मान जाइए ना हमारे लिए प्लीज। बहू पर लव मैरिज चलती नहीं है, पर तुम दोनों इतना जिद कर रही हो तो ठीक है। शांति के हाँ बोलते ही पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द देखते ही देखते समीर की शादी काव्या से हो जाती है। और काव्या जब दुल्हन के जोड़े में समीर के साथ आती है तो एक तरफ शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है, तो वहीं दोनों गंजी जेठानी नाच रही होती हैं और उन्हें नाचता देख काव्या मन ही मन कहती है, ये तो सही स्वागत हो गया मेरा। घर में कदम रखा नहीं कि सामने 2 गंजी जेठानी खड़ी होकर नाचने लगी। वैसे अब मजा आएगा। मेरे हाथों की खुजली शांत होगी जब मैं इनके गंजे सर पर तबला बजाऊंगी। अपनी गंजी जेठानियों को देख जहां काव्या मन ही मन हंस रही होती है, तो वहीं अपनी बाल वाली देवरानी को देख दोनों गंजी जेठानी खुश होती हैं। अब अगले दिन काव्या की पहली रसोई होती है, जहां वो सबके लिए खाना बनाती है। बहू, मेरा बेटा तेरी बहुत तारीफ कर रहा था, पर अब लगता है कि वो सही तारीफ कर रहा था तेरी। हाँ, खाना सच में बहुत अच्छा है। हाँ, ये पनीर की सब्जी तो बहुत अच्छी है। वैसे काव्या जितनी सुंदर तुम्हारी बाल हैं उतना ही अच्छा तुमने खाना भी बनाया है। वो सब तो ठीक है जेठानी जी, पर आपके सर पर ये सुनसान जमीन कैसी? इस पर कोई खेती क्यों नहीं है? काव्या, ये कैसे संस्कार हैं तुम्हारे? थोड़ा सोच समझ कर बोलो। कोई बात नहीं देवर जी, काव्या हमारी देवरानी है और उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या बताए देवरानी जी, शादी के बाद एकदम से बाल झड़ने लगे और देखते ही देखते हम दोनों गंजे हो गए। पर हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि हम गंजे क्यों हुए। हमने बहुत सारे तेल, महंगे प्रोडक्ट लगा लिए पर कोई असर नहीं हुआ। बहू, मैंने तुम दोनों से कितनी बार बोला है, खाते टाइम ऐसी बातें मत किया करो। शांति के डांटने पर वो सब चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद खाना खाकर समीर और दोनों जेठ अपनी नौकरी पर चले जाते हैं, तो वहीं पूरा परिवार अपने अपने कमरे में और काव्या अपने कमरे में जाकर अपनी दोस्त को फोन करते हैं। अरे यार, मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे तो बहुत मस्त ससुराल मिला है। ससुराल में आते ही जो एंटरटेनमेंट हुआ मेरा, मैं तुझे बयां नहीं कर सकती। मेरी दोनों जेठानी ही गंजी हैं, उनका चमकता गंजा सर देख मेरी हंसी नहीं रुकती। तेरे लिए तो बढ़िया है ना। वैसे भी तेरे हाथों में बहुत खुजली होती है लोगों का गंजा सर देखकर। तेरे हाथ अपने आप ही तबला बजाने लगते हैं। तो अब तक तूने अपनी जेठानी के सर पर हाथ फेरा या नहीं? अभी तक मौका नहीं मिला है, पर मैं मौके की तलाश में हूँ। काव्या अपनी दोस्तों से अपनी दोनों गंजी जेठानी का मजाक बना ही रही होती है कि तभी वहां उसकी दोनों जेठानी आ जाती हैं और घबराते हुए फोन रख देती हैं। अरे तुम हमें देखकर डर गई? हम तुम्हारी जेठानी हैं, कोई भूत नहीं। माना कि हम गंजे हैं, पर हमसे डरने की जरूरत नहीं। और हम तो तुमसे दोस्ती करने के लिए आए हैं। तुम अभी नई हो, बोर हो जाती हो ना? वो तो है जेठानी जी। वैसे जेठानी जी, क्या मैं एक बार आपके टकले को छू सकती हूँ? दरअसल क्या है ना, मैंने इतना सुंदर टकला नहीं देखा कभी। वैसे हम अपने सर पर किसी को हाथ फेरने नहीं देते, पर तुम हमारी देवरानी हो इसलिए तुम्हें मौका दे रहे हैं। ये बात सुनते ही काव्या हाथ फेरने के बहाने अपनी दोनों जेठानी के सिर पर तमाचा मार देती है। माफ करना, लगता है गलती से मैंने आपके गंजे सर पर तबला समझकर मार दिया। आपको ज्यादा लगी तो नहीं? अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपना सर छुपाकर चलते हैं। वैसे तुम्हारे बाल बहुत बड़े हैं, तुमने क्या लगाया था? हमें भी बताओ ना।
ताकि हमारे बाल भी तुम्हारे बाल की तरह सुंदर हो जाएं। बदले में जो तुम कहोगे हम वो करेंगे। अरे वाह, इतना सुनहरा मौका मेरे पास खुद चल कर आ रहा है। अब आएगा ना मजा। हाँ हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। वैसे आपको पता है मैं रोज अपने सर में नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ, पर जब से शादी हुई है मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरे सर में तेल लगा दो तो मैं आपसे बताती हूँ कि मैं बचपन में कौन सा तेल लगाती थी जिससे मेरे बाल बड़े हुए। हाँ हाँ काव्या, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। क्योंकि शीला और सिमरन दोनों को काव्या से काम था, इसलिए वो उसकी सारी बातें मानती हैं। पर काव्या उनका फायदा उठाती है और अपनी दोनों जिठानियों से तेल लगाकर सोने का नाटक करती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। काव्या, इतने दिन हो गए पर अभी तक तुमने कुछ नहीं बताया। अगले हफ्ते तुम्हारे जेठ जी के साथ मुझे पार्टी में जाना था, पर क्योंकि मैं गंजी हूँ इसलिए उन्होंने मुझे साथ में चलने से मना कर दिया। अब तो कुछ बताओ। दीदी, आप मुझसे नुस्खे पूछ रही हैं, जबकि मैं आपके लिए एक शैम्पू बना रही हूँ जिसे लगाने से 1 महीने में आपके सर पर बाल आ जाएंगे। पर कुछ दिनों से घर के काम ही इतने बढ़ गए हैं कि मैं आपके लिए वो शैम्पू नहीं बना पा रही। अगर ऐसी कोई परेशानी थी तो हमें बताना था, हम घर के सारे काम कर देंगे, तुम बस हमारे सर पर बाल लाने की सोचो। इस तरह एक बार फिर काव्या अपनी दोनों गंजी जिठानियों को बेवकूफ बनाकर घर के काम करवाती हैं। पहले वो दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई करती हैं, फिर ढेरों बर्तन धोती हैं और फिर उसके बाद कपड़े धोती हैं। वो ये सब करके अपनी देवरानी के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, हमने सारा काम कर दिया है तुम्हारा, तुम शैम्पू पर काम कर तो रही हो ना। हाँ कर रही हूँ, पर अब मुझे खाना भी बनाना है, तो पहले बना लो फिर उस पर काम करूंगी। अरे हम है ना, हम बना देंगे तुम्हारे टाइम का खाना, तुम बस वो शैम्पू बनाओ। इतना कहकर वो दोनों खाना बनाने चली जाती हैं। और जब खाना बन जाता है तो काव्या एक सस्ती सी हर्बल शैम्पू को बोतल लाकर दोनों जिठानियों को दे देती है, जिसे लेकर वो दोनों अपने कमरे में जाती हैं और पीछे से वो काव्या सबको रात का खाना परोसती है। तभी शांति उससे पूछती है, काव्या तेरी दोनों जेठानियां कहाँ है? माँ जी, आज मैंने उनको हर्बल शैम्पू बनाकर दिया है, पूरा दिन उसमें लग गया और फिर खाना बनाया। मैं तो थक गई और वो दोनों बस उसी को लेकर अपने कमरे में जाकर अपने गंजे सर पर लगा रही हैं। ये दोनों नहीं सुधरेंगी। यार सारा काम छोड़कर वो अपने गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए बैठी हैं। क्या? अभी बताती हूँ उनको। शांति खाना खाकर दोनों जिठानी के कमरे में एक एक करके जाती हैं और उनको खूब सुनाती हैं, जिसका काव्या मजा खूब लेती है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। शीला और सिमरन काव्या के पास आती हैं। काव्या, तुमने तो कहा था कि अगर हम 1 महीने तक ये शैम्पू लगाएंगे तो हमारे सर पर बाल आ जाएंगे, पर इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहू, तुम दोनों फालतू की चीज करनी छोड़ दो, अब तुम्हारे सर पर कभी बाल नहीं आएंगे। काम चोरी बंद करो और देवरानी का हाथ बटाओ, काम में बेचारी सारा दिन लगी रहती है। अपनी सास की बातें सुनकर तीनों कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती हैं। और शाम को एक बार फिर शीला और सिमरन काव्या के पास आती हैं। काव्या, तुमने जो जो कहा हमने वो सब किया। सर में एलोवेरा जेल लगाया, तुम्हारा दिया हुआ तेल लगाया, तुम्हारा बनाया हुआ शैम्पू लगाया, पर कोई असर नहीं हुआ। अरे यार, इन टकलियों से कैसे पीछा छोड़ाऊं। एक काम करती हूँ, आखिरी बार मजे ले लेती हूँ इनसे। दीदी, अब तो एक आखिरी रास्ता है, इसे 100% आपके सर पर बाल आ जाएंगे। मैं भी जब सब कुछ करते करते थक गई थी तो मैंने यह नुस्खा अपनाया था। आप अंडे में लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डालकर अपने सर पर लगा लो। सुनने में थोड़ा अजीब है पर बहुत फायदेमंद है। काव्या, तुम सच कह रही हो? अगर इसके साइड इफेक्ट हो गए तो? क्योंकि मैंने ऐसे नुस्खे कभी नहीं सुनी। दीदी, ये 100 साल पुराना नुस्खा है और अच्छे नुस्खे कोई नहीं बताता। अब मर्जी आपकी है, अगर सर पर बाल चाहिए तो देख लीजिए। सिमरन और शीला के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए जैसे काव्या ने बोला था वो वैसा दोनों करती हैं। पर अंडा, लाल मिर्च और मुल्तानी मिट्टी लगाने की वजह से उनके सिर में बहुत जलन होने लगती है। काव्या, इससे कितनी देर रखना है? मुझे बहुत जलन हो रही है। आप दोनों कितनी बेवकूफ हैं। सर पर बाल लाने के लिए क्या कुछ भी करने को तैयार हैं? हाथ होती है जेठानी जी। यहाँ मेरी भाभी दर्द से तड़प रही है और तुम हंस रही हो। तुम मेरी भाभी के हालातों का, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो, उन पर हंस रही हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। गलती की मैंने तुमसे शादी करके। भाभी, आप जल्दी से जाकर सिर धो लो, इससे पहले कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो। जाओ जल्दी से सिर धो जाकर दोनों। अब जल्दी से शीला और सिमरन अपना सिर धोकर आती हैं, पर तब तक उनके सिर पर रेड रैशेस हो जाते हैं। और ये देखकर काव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी दोनों जिठानियों से माफी मांगती हुई उनसे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप दोनों की मासूमियत का फायदा उठाया। मैं भूल गई थी, एक समय पर मेरे भी बाल झड़ने लगे थे, पर गंजी होने से पहले मैंने अपना महंगा ट्रीटमेंट करवाया था।
आप मुझ पर आखिरी बार विश्वास कीजिए और डॉक्टर के पास चलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपके सर पर भी बाल आ जाएंगे। बहू, एक आखिरी बार भरोसा कर ले, मुझे विश्वास है अब बहू को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। काव्या के विनती करने पर एक बार और शीला और सिमरन उस पर विश्वास करती हैं और वो लोग उस डॉक्टर के पास जाते हैं जहां से काव्या ने अपना ट्रीटमेंट करवाया था। समय यूं ही बीतता है और 6 महीने के अंदर सिमरन और शीला के सिर कंधे तक बाल आ जाते हैं।